Jai Mata Di friends, today we are going to talk about the novel Lord of Flies by William Golding. So friends, in this novel Lord of Flies, who is the Lord? Around him there are many flies. So कौन है वो लॉर्ड और किस तरीके की फ्लाइज, तो वो हम इस नोवेल में बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नोवेल. फर्स्ट वन इज़ रैल्फ, द मेन प्रोटैगनिस्ट. हम कह सकते हैं कि यही है वो लीडर, उनका उन बॉयज़ का लीडर जो वहाँ पे फंस गए हैं. मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये वॉर के टाइम का नोवेल है जब सब लोग, मतलब बहुत सारे बच्चे एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और वहाँ पे कोई बड़ा नहीं होता उनकी देख रेख करने के लिए. तो एक यहीं पे मतलब सारे जो बच्चे होते हैं उन्हीं में सबसे समझदार कह सकते हो आप, और बॉयज़ का जो लीडर रैल्फ को बनाया जाता है, और वो मतलब सबको बताएगा कि कौन कैसे क्या काम करेगा और किस तरीके से हमें सर्वाइव करना है जब तक कि हमें कोई रेस्क्यू करने नहीं आ जाता. जो रैल्फ है वो सारा सेंस ऑफ ऑर्डर, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन वो सब मेंटेन करने की कोशिश करता है. और साथ ही साथ में हम कहें कि इस नोवेल में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब एक ह्यूमन बीइंग को कैसा होना चाहिए, मतलब एक आइडल ह्यूमन बीइंग, मतलब एक अच्छा पर्सन इसमें दिखाया गया है. दूसरा कैरेक्टर है पिगी. पिगी हम कह सकते हैं ब्रेन, मतलब बहुत अच्छा रीजनल थिंकर है वो, तर्क संगत सोचता है, साइंटिफिक माइंड, लेकिन उसका वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, अस्थमा का पेशेंट है. तो इस तरीके से मतलब जो लैक ऑफ फिज़िकल एजिलिटी, मतलब चुस्ती फुर्ती की थोड़ी कमी है क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, खाने पीने का शौकीन. तो यहाँ पे जो पिग्गी है वो रैल्फ का राइट हैंड है और इस नोवेल में ये मार दिया जाता है, जो पिग्गी है वो मर जाता है. मतलब मतलब ये इन दोनों ही कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा बताया गया है. थर्ड कैरेक्टर इज जैक. हम कह सकते हैं ये एंटेगनिस्ट है, मतलब जस्ट उल्टा रैल्फ का. रैल्फ जहाँ पे सबके लिए अच्छा सोचता है, जैक जो है हंटर्स ये का लीडर होता है, हंटिंग करता है. तो ये इविल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, और जो हर एक इंसान के अंदर होता है, विद इन ऑल मैन दैट मैनिफेस्ट इन अनसिविलाइज्ड सिचुएशन. रोजर जो है एक स्लेव बॉय है, बहुत कपटी है, मतलब जैक का, जैसे कि रैल्फ का पिगी है, रैल्फ का साथ देता है, वैसे जैक जो है अपने साथ ये रोजर को रखता है. और रोजर जो है ये क्रुएलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीक लोगों के ऊपर काफ़ी क्रुएलिटी शो करता है ये. और इसने जैक की ट्राइब को ज्वाइन किया, और आप कह सकते हो कि इसमें जितना भी जैक ने गलत काम करवाया उसमें ये साथ में था. पिगी की डेथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल, सैम और एरिक को भी, जो ट्विंस थे, उनको भी इसी ने टॉर्चर किया था. और यहाँ तक कि एट द एंड रैल्फ को भी ये मारना चाहते थे, तो उसको भी, जैसे पिग को लटकाया था इन्होंने एक स्टिक से मार के, उसी तरीके से रैल्फ को भी लटकाना चाहते थे. तो उसके लिए जो स्टिक थी वो भी इसी ने तैयार की थी. मतलब सारे कामों में जो जैक गलत काम करता था उसमें इसका हाथ था. साइमन की बात करें तो एक द विजनरी ऑफ द ग्रुप, ये काफ़ी करेजियस था आप कहें तो. मतलब जब ये बच्चे सब वहाँ पे रह रहे थे तो वहाँ पे ये कह रहे थे कि कोई बीस्ट है, तो ये जो था इसी ने ढूंढा था कि मतलब एक्चुअल में कोई बीस्ट है भी या नहीं है, किस चीज़ को ये लोग बीस्ट कह रहे हैं. तो इस चीज़ को लेके ये ही जंगल में घूमा था और इसी ने फाइंड आउट किया था. तो आप कह सकते हो कि इसकी जो डेथ थी वो क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट की तरह थी. और नेक्स्ट कैरेक्टर सैमनेरिक, मतलब सैम और इरिक को एक साथ प्रोनाउंस करते थे सारे बच्चे. क्यों? क्योंकि द ट्वेन बॉयज़ वो आर इन चार्ज ऑफ कीपिंग द सिग्नल फायर गोइंग. इनका काम ये था कि सिग्नल फायर को आप लोग जला के रखोगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रेस्क्यू कोई कैसे करेगा, रेस्क्यू तभी करेगा कि उनको ये पता चलेगा कि इस आइलैंड पे कोई फंसा हुआ है. तो मतलब आप फायर जला के रखोगे जिसके धुआं से मतलब कोई आसपास में कोई शिप जाएगी तो उनको पता चल जाएगा.
और ये क्या था कि एक ख़त्म करता है दूसरे, मतलब एक साथ बोलते रहते हैं, एक ख़त्म करता है ऑफन फिनिशेस ईच अदर सेंटेंसेस, एक जो सेंटेंस है वो दूसरा ख़त्म करता है एक का शुरू किया हुआ सेंटेंस। तो इसलिए इनको सो बॉयज़ प्रोनाउंस देयर टू नेम्स एज वन वर्ड। ओके, एक लास्ट में नेवल ऑफिसर आता है जिसको मतलब रेस्क्यू करने के लिए आता है बच्चों को, और सबसे पहले वो रैल्फ इनकाउंटर्स हिम ऑन द बीच, रैल्फ को ही मिलता है वो सबसे पहले, क्योंकि रैल्फ दौड़ रहता है जैक के जो भी टीम होती है, आप कह सकते हो ट्राइब जो होता है उससे बचने के लिए। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टर नोवेल, और बाकी आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग नोवेल है। सो लेट्स बिगिन। तो जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज़ अ 1954 नोवेल बाय नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर विलियम गोल्डिंग। सो विलियम गोल्डिंग एक नोबेल प्राइजिंग ब्रिटिश ऑथर हैं। इनकी ये नोवेल है, एक एलेगोरिक नोवेल है। एलेगोरिक मतलब कि हर एक कैरेक्टर को कुछ शो कर रहा है, मतलब रूपक बोलते हैं जिसको हम किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी इविल को, किसी गुडनेस को, किसी मतलब एक जो कैरेक्टर है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए है किसी चीज़ की, किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्कूल बॉयज़ हैं, पूरा जो ग्रुप है, तो स्ट्रैंडेड ऑन ए डेजर्टेड आइलैंड, वो वहाँ पे फंस गए हैं एक डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर, और कोई अडल्ट का सुपरविज़न नहीं है उनके ऊपर। सब मतलब जो सोसाइटी वगैरह से दूर हैं ये अब, और इनका मतलब अब खुद कैसे किस तरीके से रहेंगे इस सिविलाइजेशन विच क्विकली डिसेंड्स इनटू chaos एंड वायलेंस, कि जो अब ये जो बच्चे हैं ये रहते हैं वहाँ पे, और धीरे धीरे इनमें क्या होता है वो वायलेंस में चेंज हो जाता है, मतलब कि सब कुछ चेंज हो जाता है उनके अंदर। जैसे बच्चों का जैसा नेचर होना चाहिए वैसा नहीं रहता है, वो आपस में बहुत लड़ाई झगड़े और इस तरीके की मारना और ये सारी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। तो ये जो नोवेल है इसके थ्रू राइटर ने क्या कोशिश की है कि ह्यूमैनिटी की जो डार्क साइड क्या होती है, किस तरीके के लोग हो गए हैं, उसको रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर, कि द सवेजरी दैट अंडर लाइज इवन द मोस्ट सिविलाइज ह्यूमन बींग्स, मतलब जो सबसे हमें बहुत सिविलाइज ह्यूमन बींग्स दिखते हैं लेकिन उनके अंदर भी काफ़ी मतलब क्रूरता आ गई है, क्रूएलिटी आ गई है। तो इस तरीके से जो इसमें थीम है वो इंक्लूड्स द टेंशन बिटवीन ग्रुप थिंक एंड इंडिविजुअलिटी, बिटवीन रैशनल एंड इमोशनल रिएक्शंस एंड बिटवीन मॉरलिटी एंड इमोरलिटी। तो ये जो नोवेल होता है इसमें जब स्टार्ट होता है तो एक यंग बॉय होता है जो मतलब आइलैंड पे फंस गए हैं, जो स्कूल बॉयज़ जो हैं एक डेजर्टेड आइलैंड पे। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में एक यंग बॉय है रैल्फ नाम का, और एक चब्बी काफ़ी मतलब गोलू मोलू सा बच्चा है, ग्लासेस पहने हुए हैं उसने, ग्लासेस लगाता है वो, और वो कहाँ वॉक ऑन टू ए लगून वियरिंग देयर स्कूल यूनिफॉर्म, और वो वहाँ पे चल रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। और इस तरीके से वो उनको ये पता चला है कि मतलब दैट दे आर पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ बॉयज़, वहाँ पे मतलब और भी बॉयज़ हैं। तो इस मतलब उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे और भी फंसे हुए हैं, ये वार के टाइम का सीन है। तो ये who survives the plane crash that followed what they suspect was an enemy attack. So जो रैल्फ है और दूसरे जो बॉयज़ हैं वो देखते हैं कि उनके पास में कोई भी अडल्ट नहीं है जो उनका केयर टेकर बने या उनका ख्याल रखे। तो उनको ऐसे लगा कि हम बच्चों को खुद ही सरवाइव करना पड़ेगा जब तक हमें कोई रेस्क्यू करने नहीं आएगा, एक दूसरे को मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या देखा कि रैल्फ ने एक कॉन्च शेल को देखा, शंख को देखा कि हम इसको ब्लो करके हम सारे बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है। और द चब्बी बॉय बाद में पता चलता है वो जो चब्बी बॉय था वो और कोई नहीं था जो रैल्फ का साथ देगा थ्रू आउट दिस नोवेल। तो इस तरीके से जो ग्रुप था उसको डिवाइड कर दिया था लिटिल लर्न्स और बिगन्स में। मतलब जो लिटिल मतलब छोटे बच्चे थे, एज ऑफ 6 के थे, 6 साल के मतलब अराउंड 6 इयर्स थे, उनको लिटिगन्स कहा। और बिगन्स कौन थे? जो 10 to 12 थे। तो रैल्फ क्या करता है, उन बॉयज़ को लीड करना स्टार्ट कर देता है।
वो फायर कहते हैं कि फायर को जला के रखो, जिससे कि कोई शिप वगैरह यहाँ से जाएंगी तो वो हमें रेस्क्यू करने आ सकते हैं। जो जैक है वो हंटर्स का मतलब उसको हंटिंग का काम दिया गया, फूड वगैरह कलेक्ट करने का, और वो ये भी देखते हैं कि मतलब आसपास में फ्रूट्स हैं, जंगली फ्रूट्स हैं और पिग्स वगैरह हैं हंटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से जो बॉयज़ हैं वो फायर जलाते हैं। फायर किस तरीके से जलाते हैं कि जो पिगी के जो ग्लासेस होते हैं उनकी वजह से, मतलब ग्लास में से जब सन रेज पास होते हैं, इस तरीके से साइंटिफिक तरीके को मतलब यूज़ करके वो फायर जलाते हैं। और यहाँ पे जो जैक है उसको हंटिंग का काम दिया गया है। अब सब लोग जो हैं वो फायर का तो ध्यान रख नहीं रहे हैं, सिर्फ हंटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो जो फायर है वो स्प्रेड आउट हो जाती है और मतलब कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और वहाँ पे एक यंग बच्चा उसकी तरफ जाता हुआ नज़र आता है एंड प्रिज्यूम टू बी डेथ, मतलब ऐसा लगता है। तो रैल्फ, जैक और जो भी बॉयज़ होते हैं, साइमन, वो मतलब ये पॉपुलर लीडर्स हो जाते हैं। मतलब रैल्फ तो था ही बॉयज़ का लीडर, जैक हंटर्स का लीडर बन गया, साइमन जो था वो काफ़ी करेजियस था। तो ये मतलब पार्टनरशिप में बच्चों का ध्यान रखने का काम इनको मिला हुआ था। तो आइलैंड को जब ये देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें वाइल्ड पिग्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो ये हंटिंग की जब कोशिश करते हैं तब क्या होता है कि ये कोई भी फायर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ रैल्फ और इसके जैक के बीच में चल रहा है, क्योंकि जैक ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाया है कि जो बॉयज़ का ग्रुप था उन्होंने रैल्फ को लीडर बनाया है। तो यहाँ पे और साइमन दूसरी तरफ क्या कर रहा था कि शेल्टर्स, मतलब बच्चों के लिए शेल्टर्स फॉर द लिटिलन्स के लिए, जो अप टू अराउंड 6 इयर्स के जो बच्चे थे उनके लिए शेल्टर्स के लिए सोच रहा था कि किस तरीके से बनाएं हमें थोड़ा सा रहने के लिए। तो इस तरीके से जो पिगी था वो भी एक कंसर्न्ड बॉय था, वो भी उनका साथ दे रहा था। Piggy becomes concerned that the boys are spending too much time hunting and not maintaining the fire। उसको ये भी लगता है कि मतलब सारे जो बच्चे हैं वो हंटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फायर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए मतलब लास्ट डेज में भी जो फायर थी वो स्प्रेड आउट हो गई थी और अभी भी कोई नहीं देख रहा, ध्यान नहीं दे रहा, तो किस तरीके से हम रेस्क्यू होंगे। तो जो जैक था, क्योंकि वो सारे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि इविल चीज़ें, जैसा कि हमें पता है, ये नेचुरल अट्रैक्शन होता है कि इविल की तरफ इंसान ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे कि सब हंटिंग में ज़्यादा वो कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। तो जब वो चले जाते हैं हंटिंग के लिए, फिर तो जैसा कि होता है कि एक शिप वहाँ से जाता है, लेकिन उन बच्चों को रेस्क्यू नहीं कर पाता है क्योंकि फायर गोज़ आउट, क्योंकि फायर बुझ जाती है और उसको पता नहीं चलता। इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं बच्चे। रैल्फ और जैक में मीटिंग भी होती है इस चीज़ को लेके और उन दोनों में फाइटिंग भी हो जाती है। तो जैक जो है वो पिग्गी को हिट कर देता है, राल्फ जो है वो मीटिंग बुलाता है, लेकिन यहाँ पे जो मीटिंग में कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे जैक को ऐसे लगता है कि मतलब मैं इससे ज़्यादा सुपीरियर हूँ रैल्फ से, तो मुझे लीडर बनाना चाहिए, और यहाँ पे मतलब वो अपना अलग से ही एक मतलब डिफरेंट ट्राइब बनाने की कोशिश करता है। सारे बच्चे जो हैं वो नाइट मेयर्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको बीस्ट वगैरह भी दिखते हैं आइलैंड पे, मतलब इमेजेस वगैरह बना लेते हैं, डर जाते हैं वो कोई भी चीज़ को लेके। तो कुछ दिनों बाद में उनके साथ होता भी कुछ ऐसा ही है कि उनको सच में डर लगने लग जाता है, क्योंकि जब बॉयज़ सो रहे होते हैं, एक मिलिट्री का प्लेन आता है वहाँ से आइलैंड के ऊपर से, और वहाँ से जो एक पायलट जो होता है वो इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है और कहीं ऊपर झाड़ियों में लटक जाता है। तो वो उसकी जो बॉडी होती है वो फ्लोट कर रही होती है, तो उनको ऐसे लगता है ट्रीज़ के बीच में जब वो फ्लोट कर रहा है, इंटेंगल्ड मीन्स लटकी रहती है, तो उनको ऐसे लगता है कि सच में ही बीस्ट है। तो उसको जब उस कॉप्स को देखते हैं, पैराशूट को और इन सबको, तो वो अपनी इमेज तैयार कर लेते हैं और उनको ऐसे लगता है कि कोई मॉन्स्टर ही है। तो जैक, रैल्फ और मतलब जो रोजर वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हेड्स ऑफ टू हंट द मॉन्स्टर एंड ऑल 3 बॉयज सी द कॉप्स एंड रन इन टेरर। वो चेक करते हैं, लेकिन
कुछ भी नहीं होता है, वो खुद भी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि जैक जो है रैल्फ अथॉरिटी को चैलेंज करता है, और वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया इन दोनों में काफ़ी खटास चल रही है, इसलिए दोनों अपने अपने अलग ग्रुप बना लेते हैं। काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो जैक को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैक जो है की जो ट्राइब है वो तो हंटिंग में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है। वो पेंट वगैरह कर लेते हैं अपने फेसेस को और एक पिग को मारते हैं, और इस तरीके से मतलब पिग के हेड को काट के एक स्टिक में लटका देते हैं, और वो करते हैं ऑफरिंग इट टू द बीस्ट ऑफ द आइलैंड, कि आइलैंड के बीस्ट को ऑफर करते हैं। इस तरीके से वो साइमन देखता है ये सब कुछ, और वो देखता है कि जंगलों में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, वो मतलब अक्सर अकेला घूमता रहता है जंगलों में, तो वो देखता है कि एक्चुअल में है क्या, मतलब मॉन्स्टर बीस्ट ऐसा कुछ है क्या इसमें एक्चुअल में। तो वो चुप जाता है जैक, और उस ट्राइब को भी देखता है कि उन्होंने किस तरीके से एक स्टिक के अंदर पिग के हेड को लटका रखा है, और वो रिचुअल वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, डिज़ाइन टू सेटिस्फाई द मॉन्स्टर। तो इस तरीके से, और थोड़ी ही देर में क्या होता है कि वो जल्दी फटाफट क्या है कि वो कटा हुआ सर था, उसके चारों तरफ मक्खियाँ आ जाती हैं, और वो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बन जाता है। चारों तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिन भिन आ रहे हैं उसके। और साइमन यहाँ पे क्या हेलुसिनेट करता है कि जो ये हैं बच्चे जो हैं ये जो कर रहे हैं, ये जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बनाया हुआ है, मॉन्स्टर की बातें कर रहे हैं, बीस्ट कर रहे हैं, तो ये लॉर्ड रेफरिंग टू एज द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, एक डायलॉग उसको समझ में आता है। साइमन अपने आप में ये सोचता है कि जो पिग का हेड है वो इस तरफ इशारा कर रहा है साइमन को कि ये तो सिर्फ फुल्ली टू इमेज द मॉन्स्टर इज ए फ्लश एंड ब्लडिंग थिंग, बट द एक्चुअल जो बीस्ट है इट इज़ द बॉयज देमसेल्व्स हु आर द मॉन्स्टर्स, कि ये मॉन्स्टर नहीं है, मॉन्स्टर तो इन बच्चों के अंदर है। मतलब इनके जो नेचर है, इनका जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का हो गया है कि ये खुद बीस्ट हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से वो जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो बना हुआ है वो स्ट्रक्चर वो पिग की वजह से, तो उसको देख के साइमन ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इस तरफ भी इशारा करता है साइमन को कि एक दिन यही बच्चे तुम्हें ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मतलब बिकॉज ही इज़ द सोल ऑफ मैन, कि मतलब वो अच्छा इंसान है और ये बीस्ट बन चुके हैं। ये बच्चे जो हैं इनका मतलब इनके अंदर से ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से जो जैक है वो मतलब अब पिग को मारा हुआ है तो वो सबको फीस्ट के ऊपर इनवाइट करता है। यहाँ पे सब आते हैं, रैल्फ और पिग्गी भी आते हैं। और साइमन क्या करता है कि माउंटेन्स ये सब कुछ देख के उसके बाद में माउंटेन्स की तरफ जाता है और वो देखता है ट्रीज, वहाँ पे माउंटेन्स पे ट्रीज़ वगैरह में वो कैसा पैराशूटिस्ट वो किस तरीके से लटका हुआ है। उसको बाद में सारा कुछ समझ में आ जाता है कि ये कोई बीस्ट नहीं है, ये तो कोई पर्सन है जो मर गया है, कोई प्लेन के अंदर से पैराशूट से ये उतरा है। तो ये सबको ट्रुथ बताने वाला था साइमन कि बीस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मॉब ने सोचा कि साइमन ही एक बीस्ट है और उसको मार दिया जाता है। उसको सब लोग मिलकर, बच्चों ने ही उसको मार दिया। तो मतलब जो उसको हेलुसिनेशन हो रहा था वो इसका मतलब ट्रू था। और इस तरीके से वो बच्चे हैं उनके अंदर से सच में ह्यूमैनिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से जब दूसरी मॉर्निंग जब होती है, राल्फ और पिग्गी जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, मतलब ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जैक के जो हंटर्स थे उन्होंने उनके ऊपर भी अटैक किया, रैल्फ और पिग्गी पे, और उनके जो फॉलोअर्स वगैरह थे वो भी, और जो पिग्गी का जो ग्लासेस थे वो भी उन्होंने चुरा लिए, मतलब उस प्रोसेस के अंदर की तोड़ दिए। राल्फ का जो ग्रुप था वो जैक के उधर जाता है और वो लेने के लिए वापस जो उसकी ग्लासेस होती हैं, लेकिन वहाँ पे वो देखते हैं कि जैक जो है वो ऑर्डर कर देता है सैम और एरिक जो उनके साथ में जाते हैं उनको भी बंधवा देता है और रैल्फ के साथ में फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है वो। तो इन द इंश्यूइंग बैटल वो जो कर रहे हैं, जो बैटल कर रहे हैं, आगे जो बैटल होगी उससे क्या होता है कि जो रोज़र होता है वो एक बोल्डर मीन्स बड़ा सा पत्थर फेंकता है माउंटेन के ऊपर से, मतलब सरका देता है, और जिससे पिगी दबकर मर जाता है। और जो कॉन्च शेल जिससे को वो यूज़ करते हैं सारे बॉयज़ को इकट्ठा करने के लिए वो भी टूट जाता है।
तो यहाँ पे राल्फ जो है वो काफ़ी अकेला पड़ जाता है और उसको बहुत डर भी लगता है। कहीं ना कहीं वो मतलब खुद को बचा के वो भागता है, तो लेकिन सैम और इरिक भी उसके को भी वो छोड़ के भाग जाता है। सैम और इरिक को वहीं पे बांध लिया जाता है, जैसे जैक की जो ट्राइब थी, जो ग्रुप था उसके द्वारा, और जैक ने उनको हर्ट किया, उन दोनों ट्विंस को, और मतलब उनको पनिश किया जब तक कि वो ये एग्री नहीं किया कि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो जैक ने ऑर्डर किया उसके बाद में, जब वो उनके ग्रुप में मिल गए, कि सब लोग मिलकर और इसकी हंटिंग करो, और रैल्फ की इसको पकड़ो और इसको मारेंगे। तो रैल्फ जो है वो पूरी नाइट जो है वो छुपा रहा जंगल के अंदर, और दूसरे दिन क्या करते हैं कि वो जो बाकी के जो लोग ऐसे ढूंढ रहे थे कि जैसे उनको एनिमल्स की तरह ढूंढ रहे थे रैल्फ को। जैक और अदर बॉयज़ क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए, उनको पता चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो जैक क्या करते हैं कि इग्निट द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू स्मोक राल्फ कम आउट ऑफ हाइडिंग प्लेस, कि उसको राल्फ को बाहर निकालने के लिए वो आग लगा देते हैं जंगल के अंदर। और वो फिर क्या करता है, राल्फ जान बचाने के लिए क्या करता है, बीच की तरफ भागता है, वहाँ जंगल से निकलता है। वो ऐसा ही होता है क्योंकि अगर जंगल में आग लग गई तो वो अब हाइड नहीं कर सकता वहाँ पे। तो वहाँ पे उसको ये पता चलता है कि मतलब अदर बॉयज़ भी हैं, उनके पीछे पीछे आ रहे हैं मारने के लिए। तो रैल्फ क्या होता है, कोलैप्सेस इन एग्जॉशन, बट व्हेन ही लुक्स अप ही सीज ए ब्रिटिश नेवल ऑफिसर स्टैंडिंग ओवर हिम। और राल्फ जो है वो थकान के मारे और दौड़ दौड़ के वहीं पे क्या हो जाता है, ढेर हो जाता है, मतलब गिर जाता है। और वहाँ पे जब वो उठता है तब देखता है एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। उसको देख के काफ़ी उसको राहत फील होती है। जो ऑफिसर है वो भी देखता है कि फायर जो थी जंगल में, उसको देख के वो आया था वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए। और दूसरे बच्चों को भी वो देखता है जो बीच पे पहुँच गए हैं, उसको फॉलो करते हुए रैल्फ को। और वो देखते हैं स्टॉप इन देयर ट्रैक एट द साइट ऑफ द ऑफिसर। ऑफिसर को देख के वो भी रुक जाते हैं, सारे जो बच्चे उसको फॉलो कर रहे होते हैं रैल्फ को। और अमेज्ड एज द स्पेक्टिकल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ब्लड थ्रस्टी सैवेज चिल्ड्रन, द ऑफिसर आस्क रैल्फ टू एक्सप्लेन, कि मतलब ये क्या हो रहा है, इन बच्चों को देख के किस तरीके से ब्लड थ्रस्टी हो रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा क्रूर हो रहे हैं। तो वो जब पूछता है ऑफिसर, तो राल्फ जो है उससे पूछता है कि एक्सप्लेन करो। राल्फ जो है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसको अब ऐसा फील हुआ है कि एटलीस्ट वो सेफ है। और जो उस आइलैंड पे हुआ ये बताने के लिए मतलब ये स्टार्ट करता है, अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन द आइलैंड ही बिगिंस टू वीप, मतलब रोना स्टार्ट कर देता है, वो काफ़ी डर गया है। और अदर जो बच्चे होते हैं वो भी सोब करना स्टार्ट कर देते हैं, रोना सुबकना स्टार्ट कर देते हैं। So in the final, the officer turns into back so that the boys may regain their composure. और जो ऑफिसर होता है वो अपनी जो बोट शिप की तरफ वापस मुड़ के देखने लग जाता है, ताकि मतलब बच्चों के अंदर वापस से अपना जो धैर्य है, कंपोजर है, आत्म संयम है, सेल्फ कंट्रोल है, वो वापस आ जाए। मतलब वो भी देखता है कि ये बच्चों में कितना चेंज है। So it is all about this novel. Hope you like it. Please, if you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank